नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, किस चीज़ के ऊपर हमारी आज की वीडियो रहेगी, तो वो आप सभी ने थंबनेल पर और टाइटल में देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का बार बार कमेंट आता रहता है कि मैम हम जो है तैयारी किस प्रकार से करें अपनी तैयारी को, कि हमारा जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो हम यहाँ पर आज की क्लास में ओनली ऑन जनरल पेपर की स्ट्रेटेजी ही देखेंगे। जनरल पेपर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता हो, लेकिन जनरल पेपर जो हमारा 90 नंबर का होता है उसका हम स्ट्रेटेजी देखेंगे, उसकी रणनीति कि हम किस प्रकार से उस एग्जाम की तैयारी करें ताकि हम जनरल में कम से कम 90 में से 60 प्लस नंबर ले सके। तो यहाँ पर यहाँ पर हम जनरल पेपर की स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। जनरल पेपर 90 नंबर का होता है हमारा, आप सभी जानते ही हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको दो भागों में विभाजित करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हम इनको कर लेंगे जनरल पेपर को। 2 पार्ट्स मीन्स कि हम बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से ही तैयारी शुरू कर रखी है। जो जैसे ही उनको पता लगता है कि स्टेट नजदीक आने वाला है, वो बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो आज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद वो अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, क्योंकि मैं उनको इतना मोटिवेशन दे दूंगी कि वो अपनी तैयारी के लिए जरूर जरूर लग जाएंगे अच्छे से, मुझे इतनी उम्मीद है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आप सभी की हेल्प ही होगी कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को रखें ताकि आप अच्छे से कर ले। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो हम जनरल पेपर को 2 पार्ट्स में मीन्स कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो बच्चे जो है पहले से तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार से तैयारी अपनी करता रहे या करे, और जो अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को करे ताकि वो जो है अपना एग्जाम क्रैक कर सके, अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो हम पहले देखेंगे कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट पहले से ही अपनी तैयारी को शुरू कर रहा है उसके बारे में हम कर रखी है जिन्होंने, उसके बारे में हम करेंगे। तो हम लिखते हैं पहले हु ऑलरेडी। इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप ये माइंड मत कीजिएगा कि मैंने गलत लिख दिया है कुछ भी। ऑलरेडी, हु ऑलरेडी स्टार्टिंग, अर्थात जिसने पहले से ही शुरुआत कर रखी है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी तो वो आप देखिएगा। तो उनके लिए गाइडलाइंस क्या क्या है, क्या क्या उनको कवर करना है। तो सबसे पहले कि मैं ये उम्मीद करके चलती हूँ कि आप सभी ने, जिन्होंने पहले से तैयारी शुरू करके रखी है, शुरू कर रखी है अपनी तैयारी को, वो कैंडिडेट अपना कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे। जैसे हमारा सिलेबस जो 90 नंबर का है, 90 नंबर में पहले हम थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ मैं आपको। 30 नंबर की हमारी सीडीपी आती है, सीडीपी। फिर आती है हमारी 15 नंबर की हिंदी, जिसमें हमें हिंदी ग्रामर भी करनी है और पेडागोजी भी करनी है। इसी प्रकार से 15 नंबर की हमारी आती है इंग्लिश, जिसमें हमें ग्रामर और पेडागोजी दोनों करनी है। फिर आती है हमारी 10 नंबर की जीके, 10 नंबर का मैथ और 10 नंबर का ही हमारा आता है रीजनिंग।
तो जिन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर रखी है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि उन्होंने अच्छे से ये सभी के सभी टॉपिक कवर कर लिए होंगे जितना सिलेबस में दिए हुए हैं। और सिलेबस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे की कोई तैयारी होगी, क्योंकि सिलेबस को देख करके ही तैयारी की जाती है किसी भी एग्जाम की। ऐसा ही नहीं है कि आप बिना सिलेबस को देखे ही अपनी तैयारी में लग जाते हो। तो ये जो है ये सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी ने तैयारी कर ली होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, जिन्होंने पहले से शुरू कर रखी है उनको ये सभी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको गूगल पे मिल जाएंगे, गूगल पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मीन्स प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको, और वो पेपर आप निकालिए। और उनके साथ आपको जो है आपको आंसर की भी मिल जाएगी। तो आप आंसर के लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि हम आंसर को कहाँ से करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जैसे ही आप एस्टेट की साइट पर आपको ये मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, सोर्स क्या है, एस्टेट साइट पर। एस्टेट की साइट पर जाइए, वहां पर आप 2020, 21, 22 और 23 इन सभी के कौन कौन से सब्जेक्ट के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी मीन्स के 3 पेपर हमारे पास यहाँ हो जाते हैं। 3 पेपर हमारे पास हो गए, एक पीआरटी का, एक टीजीटी का और एक पीजीटी का। क्योंकि आप सभी जानते हैं जनरल पेपर जो होता है वो सबका सेम होता है, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो। सिलेबस सेम है तो पेपर भी सेम ही होगा, उसी पैटर्न पर बेस होगा, अलग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 पेपर हमारे 1 साल के हो जाते हैं। अगर 1 साल के अंदर 3 पेपर है तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम भी 20, 21, 22, 23 इट मीन्स कि आपके पास 4 ईयर है। और 4 ईयर के अंदर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल 12 है, 4 तिये 12 एग्जाम हो जाएंगे। और उन एग्जाम की आप क्या करोगे, 12 के 12 एग्जाम की आप प्रैक्टिस करोगे। आप पहले खुद से सोल्व करके देखोगे, फिर आप आंसर की से आप एक कॉपी पे आंसर लिख सकते हो उसका। अगर आपको बार बार पीडीएफ खोलने में दिक्कत हो रही है तो जैसे आपने एक बार एग्जाम खोल लिया, एग्जाम ओपन कर लिया, उसके बाद आप सोल्व कीजिए। अगर आपका आंसर सही बैठ रहा है तो अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करते चलोगे वैसे वैसे आप आंसर की में मिलाते जाइएगा। आंसर आपको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप ऐसे ही आंसर कहीं और ढूंढने बैठोगे तो आपको कभी मिलेगा भी नहीं। आप एचटेट की ही साइट पर जहां से आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा रहे हो वहां पर ही आपको आंसर की मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ विद आंसर की आपको पेपर मिल जाएंगे, वहीं से आपको आंसर की उठानी है। किसी और की आंसर की या किसी और से पूछ करके आपको आंसर नहीं करना है। क्योंकि जो है HSSC होता है, जो हमारा स्टेट सिलेबस, जो हमारा स्टेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो कभी भी किसी और का क्वेश्चन नहीं मानती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर को ही मानते हैं। तो अगर जीके में उन्होंने लिखा ना कि हाथी उड़ता है थोड़ी सी मस्ती के लिए, बुरा मत मानिएगा, कि अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया ना कि हाथी उड़ता है तो वो उड़ता है, भाई आपको मानना पड़ेगा। ये हरियाणा है जनाब, आपने सुना ही होगा कि ये हरियाणा है प्रधान। तो हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, अगर हाथी उड़ता है तो वो उड़ता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं उड़ेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे कि आपको आंसर उसी का टिक मार्क करना है जो HSSC ने माना है। HSSC कैसे मानेगी, जो उन्होंने अपनी फाइनल आंसर की दी होगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाओगे वहीं से आप आंसर की विद आंसर की आप डाउनलोड करोगे, ताकि आप अपने सोल्व करो। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने के बाद और जैसे जैसे आप सोल्व करोगे फिर आपको साथ साथ क्या करनी है, एनालिसिस करनी है। किस चीज की एनालिसिस करनी है, एनालिसिस आपको ये करनी है, मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं पेपर सोल्व कर रही हूँ अभी बैठ करके, अपने ऊपर लेती हूँ मैं। जैसे मैं एग्जाम सोल्व कर रही हूँ और मुझसे पूछा गया सीडीपी के अंदर,
पेपर सोल्व करते हुए मेरे सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि बिने साइमन स्केल, सुना होगा आपने, जिन्होंने तैयारी कर रखी है अच्छे से सुना होगा। बिने साइमन स्केल, ये सिद्धांत है, ये किसने दिया, किसने दिया? तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये किसने दिया, तो आप क्या करोगे कि ये एनालिसिस करोगे कि मैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम दे रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें मेरा कौन सा जो है क्वेश्चन गलत मार्क हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन मेरा सही नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन पर आप उस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करोगे। मान लीजिए आपका यहाँ पर बीने साइमन स्केल किसने दिया ये ही आपको नहीं पता है, इट मीन्स कि आपका जो है इंटेलिजेंस का चैप्टर अभी तक कवर नहीं है अच्छे से, तो आप उसको क्या करोगे, रिवीजन करोगे। क्या करोगे, रिवीजन करोगे। क्या करोगे, रिवीजन करोगे। आपको ये एनालिसिस करनी ही करनी है, अन्यथा आप क्या करोगे, आप बार बार प्रैक्टिस लगाओगे, प्रैक्टिस लगाओगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से आपका कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप कोई भी एग्जाम में सोल्व करते समय कोई भी क्वेश्चन भूल रहे हो, तो उस पूरे के पूरे टॉपिक को दोबारा से रीड आउट कीजिए, और उसके बाद फिर आप आगे जो हमारा एग्जाम होगा, मान लीजिए आप 12 पेपर सोल्व कर रहे हो, तो उसमें से पहले पेपर में ही आपको ये दिक्कत आ गई, तो आपके जो, अगर आपने फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक सोल्व कर लिया ना एक बार, क्योंकि मुझे पता है जिन्होंने तैयारी कर रखी है उन्होंने अपने हैंडमेड्स नोट्स अवश्य बना रखे होंगे, नोट्स अवश्य बनाए होंगे, ये मैं मान करके चलती हूँ। अगर नहीं बनाए हैं तो किसी से लिए होंगे, उनके पास नोट्स अवश्य मिलेंगे। ऐसा कोई एक 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने हैंडमेड नोट्स रखते हैं, और आपने सुना भी होगा, सक्सेस वही होता है जो अपने नोट्स स्वयं बनाए, किसी और के नोट्स के भरोसे कभी भी ना रहे। तो ये आपने सुना भी होगा। ये जो नोट्स बनाने हैं, तो ये आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप क्या करो, आओ अपने नोट्स पर आओ और उस टॉपिक को पूरे के पूरे को रिवीजन करो, और फिर आपके जो 11 पेपर आपके बचे हैं वो सोल्व करोगे ना आप, तो आपके वो 11 पेपर में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। और जैसे ही आप 12 पेपर सोल्व करोगे ना, आप 12 ये जितने भी मैंने बताए हैं आप साइड से देखोगे, उतने में आपका क्या हो जाएगा, आपका समय निकल जाएगा। आप डेली एक पेपर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक पेपर सोल्व करने में भी कम से कम समय आपको 3 घंटे, तो जैसे 3 साढ़े 3 घंटे तो आपको पेपर सोल्व करने का मिनिमम टाइम दिया जाता है, और उससे भी अगर आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है तो आप उससे भी ज्यादा, इसमें कम से कम 5 घंटे लगाओगे, और फिर आप एनालिसिस भी कर रहे हो कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक मेरा गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को कवर करते करते आपके लगभग 5 से 6 घंटे पूरे दिन के चले जाएंगे, और इतना ही टाइम मिलता होगा। और फिर आप जो आपका अपना सब्जेक्ट भी कवर करते हो, तो जिन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर रखी है उनके लिए गाइडलाइंस यही है कि वो प्रैक्टिस सेट लगाएं। फिर जैसे ही आपके जैसे 12 क्वेश्चन है, तो आज हो गई हमारी 9 तारीख, और 12 क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए, सॉरी 12 पेपर है, एक दिन का एक पेपर अगर हम मान करके चले, तो 9 और 12 कितने हो जाते हैं, 21 दिन। तो यहाँ पर आपके 21 खत्म हो जाते हैं। फिर आप क्या कीजिएगा, कोई टीचर प्रैक्टिस सेट बहुत से यूट्यूब पर है जो प्रैक्टिस करवाते हैं सीडीपी की, या फिर आप ऐसे कीजिएगा कि अगर आप कोई टीचर के द्वारा नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐसे कीजिएगा, रीट के एग्जाम को, जो हमारा रीट का एग्जाम होता है, रीट एग्जाम आप सभी जानते ही हैं क्या होता है, राजस्थान का होता है रीट, जैसे हरियाणा में स्टेट होता है, इसी प्रकार राजस्थान रीट एग्जाम लेता है। तो आप रीट के पेपर में भी हमसे पूछी जाती है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, रीट के पेपर में भी सीडीपी पूछी जाती है, और इसी प्रकार से जनरल पेपर जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सभी होते हैं। इसी प्रकार से सीटेट जो है हमारा, सीटेट के अंदर भी बहुत अच्छी आजकल सीडीपी आ रही है, तो सीडीपी की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं सीटेट के अंदर। तो जितना आपके पास टाइम बचता है, आप क्या कीजिएगा, जब तक हमारी 30 तारीख नहीं आ जाती, अभी क्या चल रहा है, नवंबर ही चल रहा है, तो जब तक 30 तारीख नहीं आ जाती, तब तक आप प्रैक्टिस ही कीजिएगा। जिन्होंने पहले से अच्छे से तैयारी कर ली है अपनी, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 30 के बाद जैसे ही 1 तारीख शुरू होती है, या
1 तारीख के बाद 1 तारीख से आप क्या कीजिएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं है, मान लीजिए हमारा पेपर 7 और 8 को है, तो आपको क्या करना है, ये 6 दिन क्या करना है, रिवीजन करनी है अपने नोट्स से, बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। और अगर आप रिवीजन ऐसे नहीं करते हो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 दिन बच गए और हमारा टॉपिक भी लगभग 6 ही है, तो आप रिवीजन ऐसे कीजिए कि एक दिन सीडीपी को दीजिए, एक दिन रीजनिंग को दीजिए, एक दिन जीके को दीजिए, और मतलब एक एक दिन करके आप ऐसे दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी शुरू कर रखी है पहले से, लेकिन क्या है कि उनका कुछ एक सिलेबस रहता है, क्या है, उनका कुछ एक सिलेबस रहता है, तो उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी जल्दी करके अपना जो है सिलेबस को कंप्लीट करे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हुए बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और बिना प्रैक्टिस के कोई औचित्य नहीं रह जाता है फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने ही लगाने पड़ेंगे, तभी आपके जो है 90 नंबर में से 60+ मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाओगे। तो ये आपको क्या करना है, लगाने ही लगाने पड़ेंगे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपको तभी अंदाजा होगा। मान लीजिए आपने सीडीपी की तैयारी अच्छे से कर ली है, बार बार उसको देख भी लिया है, लेकिन आपको ये ही नहीं पता होगा कि एग्जाम में जो है प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, तो आप जो है उसको कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस लगाने की जरूरत है। अगर आपने तैयारी शुरू कर रखी है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितने भी टॉपिक रहते हैं उनको जितनी शीघ्रता से आप कंप्लीट करोगे उतनी ही अच्छी बात है। आज जैसे हमारे पास 9 तारीख है, आप क्या कीजिए, प्लस में 1 वीक और लीजिए, और 1 वीक के अंदर कैसे भी करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के जस्ट बाद जैसे मैंने अभी बताया कि आप पेपर डाउनलोड कीजिए, पेपर डाउनलोड कीजिए, और पेपर डाउनलोड करके आपको क्या करना है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इनके टोटल मिलाकर के हमारे पास 12 पेपर है। तो ये आप डेली एक एक दिन सोल्व करोगे तो आपके पास 9 और 6 15, 9+6 मीन्स के 7 मान के चल सकते हैं। तो आपकी 16 तारीख तक आपकी जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इतनी उम्मीद है आप सभी से कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे 9 तारीख तक। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस लगानी है। जितने भी आपको एग्जाम बताए हैं, एग्जाम सभी आपको स्टेट की साइट पर मिल जाएंगे, विद आंसर की मिल जाएंगे। आपको कहीं पर भी आंसर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मान करके चलिए, जैसे ही आप 16 तारीख को अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको हर दिन एक दिन देना है, हर क्वेश्चन को आपको भी इसी प्रकार से एनालिसिस करनी है जैसे अभी मैंने बताया है। तो ये आपका 16 के अंदर अगर मैं 12 इंक्लूड करूँ तो हमारी 28 तारीख आ जाती है, 28 तारीख। फिर आपको रीट के या स्टेट के एग्जाम को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ फिर सीधा रिवीजन पर आइए। क्या ये रिवीजन पर, क्योंकि मुझे पता है रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीधा, जैसे मान लीजिए आप 16 तारीख से सीधा प्रैक्टिस करते करते चले जाएंगे, तो प्रैक्टिस से कभी भी जो है आपके 90 में से 90 मार्क्स या 60 मार्क्स नहीं आ पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस में सिर्फ ये होता है कि हमें समझ में आ जाता है पैटर्न, और हम एग्जाम को सोल्व करने का टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। लेकिन आपको रिवीजन तो करनी ही करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हो, उसमें बार बार में एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वही क्वेश्चन दूसरा पेपर देखते हो आप, उसमें पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन तीसरे में देखते हो, वही पूछा जा रहा है। तो इससे जो है, और अब की बार जैसे हमारा 24 का पेपर आया, उसमें हमें वो क्वेश्चन चेंज करके दे दिया गया। तो क्या आपकी जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपने किए थे, क्या वो यहाँ पर काम आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे टॉपिक के अकॉर्डिंग आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब बारी आती है उन स्टूडेंट्स की, उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दे देती हूँ कि आपको ये तैयारी शुरू क्यों करनी चाहिए, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन यही है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारा एस्टेट का एग्जाम है, एस्टेट का एग्जाम अभी जो हमारा दिसंबर में एस्टेट का एग्जाम होगा, 2 दिन के अंदर मार्कर खत्म हो गया, ये देखो। जो हमारा एस्टेट का एग्जाम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए आप। क्यों है? क्योंकि जो है भर्ती, सरकार अभी 2024 में बहुत सारी भर्ती निकालने वाली है, चाहे वो पीआरटी को लेकर हो, चाहे वो टीजीटी को लेकर हो, चाहे वो पीजीटी को लेकर हो। अगर कोई विद्यार्थी हरियाणा में टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी जो है एस्टेट एग्जाम को क्वालिफाई करे। और आप सभी ये भी जान चुके हैं कि एस्टेट को अब लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है, एस्टेट को लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। पहले तो हम ये सोचा करते थे, ना ही तो हरियाणा सरकार जो है भर्ती निकालती है और ना ही हमारा एस्टेट जो है एक बार क्वालिफाई होने के बाद 5 या 6 साल में या 7 साल में दोबारा हमें देना पड़ता है। तो फिर हम जैसे मान लीजिए 7 साल के अंदर हमें दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, तो उससे पहले ही हम लग जाते हैं 5वें में या 6ठे में या 7वें अटेम्प्ट में, कि ताकि हमारा 7वें तक हमारा कंप्लीट हो जाए, हम एलिजिबल हो जाए। लेकिन अब ये सरकार ने सिस्टम खत्म कर दिया है। अब हमारा स्टेट जो है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखी है कि जो है दिसंबर एंड तक या जनवरी के स्टार्टिंग तक आपकी जो है वैकेंसी आ जाएगी। तो इसके लिए आपको स्टेट क्वालिफाई होना ही होना चाहिए। अभी भी इन्होंने 2024 में पीछे, मतलब एग्जाम तो शायद 2022 में हुआ था इनका, लेकिन 2024 में भर्ती दे दी है टीजीटी स्टूडेंट को। तो अगर वो उनका एस्टेट ही नहीं होता तो क्या वो जॉब लग पाते? नहीं लग पाते। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपनी तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी भी आप एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले खुद को रेडी करना पड़ेगा, तभी आप जो है उसको कर सकते हो। आपने कभी भी, जैसे आपने बीएड की हो या कभी भी आपने सीडीपी पढ़ी हो पहले, तो आपने ये देखा होगा कि लॉ ऑफ रेडीनेस देखा होगा आपने, लॉ ऑफ रेडीनेस एक थ्योरी के अंदर है, 3 लॉ दिए गए हैं, तो उसमें लॉ ऑफ रेडीनेस है। मीन्स कि अगर वो तैयार ही नहीं होगा तो उसको कौन कुछ भी नहीं सिखा सकता, कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो पहले क्या होना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए उस चीज के लिए कि अगर स्टूडेंट के अंदर, कैंडिडेट के अंदर ही, खुद के अंदर ही ये जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी कि मुझे अब की बार एस्टेट क्लियर करना है कैसे भी करके, तो वो कभी भी उसको जो है क्वालिफाई नहीं कर सकता। और अगर अब भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एस्टेट को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो मेरी बात मान करके चलिए, और वो किस प्रकार से कीजिए वो मैं आपको बताती हूँ। अभी भी आपके पास 1 मंथ है और 1 मंथ के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो आप क्या कीजिएगा, देखो हमारे जैसे टॉपिक है अलग अलग, सीडीपी है हमारे पास, फिर है हमारे पास हिंदी, फिर है इंग्लिश, हरियाणा जीके, फिर है हमारे पास रीजनिंग, और हमारे पास आता है सीडीपी इंग्लिश, ये हरियाणा जीके हो गया, रीजनिंग, मैथ। तो ये आप सभी को पता ही है कि ये कितने कितने टॉपिक के हैं। अब आपको क्या करना है, जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है, क्या करना है उसको, जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है उसको क्या करना है,
तो उसको सीडीपी के डेली 2 टॉपिक कवर करने ही करने हैं। सीडीपी में लगभग हमारे पास टॉपिक होंगे 20 से 22 टॉपिक। अगर आप डेली के 2 टॉपिक करोगे तो आपकी सीडीपी 11 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 11 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको ये जरूरी करना ही करना है अगर आपको एस्टेट की तैयारी करनी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है, लेकिन आपको ये नहीं पचड़े में फंसना है कि मैम और बहुत स्टूडेंट है जो इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे नेट में होता है, तो नेट में क्या होता है कि जो टॉप 6% होते हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं, जो टॉप 1% होते हैं उनका जेआरएफ होता है। वो ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको 90 नंबर लेने हैं, चाहे फिर वो एग्जाम मैं देने जाऊं तो मुझे 90 नंबर लेने हैं पास होने के लिए, चाहे फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी तैयारी शुरू ही नहीं की उसको भी 90 नंबर लेने हैं। आप कैसे भी अपने मर्जी से 90 नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आपको किसी की दिक्कत नहीं है कि मैम जो बच्चे बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो टॉप लिस्ट में चले जाएंगे तो हमारे जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी को 90 नंबर लेने हैं। सभी 90 नंबर से पास है, तो चाहे वो 2 साल से तैयारी कर रहा हो चाहे वो 1 महीने से, आपको पास होना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आपके लिए स्ट्रेटेजी यही है कि आप 2 टॉपिक को कवर कीजिए सीडीपी के। फिर आपने जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठा लिया, जैसे मान लीजिए आपने उठा लिया व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म उठा लिया आपने टॉपिक। तो बिहेवियरिज्म में जितनी थ्योरी है आपको वो कंप्लीट करनी है। जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड उठा लिया, टीचिंग के बारे में उठा लिया कि टीचिंग क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, वो लर्निंग से कैसे संबंधित है। तो आप एक दिन के अंदर टीचिंग लर्निंग का कंसेप्ट कर लीजिए। टीचिंग लर्निंग, तो ये जो थोड़ा सा ब्रॉड है, बाकी सभी छोटे छोटे टॉपिक है। टीचिंग और लर्निंग का थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में अंदर कवर कर लोगे। और सीडीपी जहां से आपको मन करे वहां से आप तैयारी कर सकते हैं, जहां से जो भी टीचर आपको अच्छे लगे। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हमें स्टेट को लेकर के दिए हैं जनरल पेपर के, तो वहां से आप 2 टॉपिक कर सकते हैं। फिर है हमारे पास हिंदी। तो हिंदी के अंदर आपको पेडागोजी अभी से नहीं करनी है। पेडागोजी बिल्कुल इजी लेवल की होती है, बिल्कुल ही इजी लेवल की। याद करने के लिए तो उसमें 2-3 ही चीजें होती हैं। जैसे लैंग्वेज में पियाजे को मान लीजिए या नोम चोमस्की को मान लीजिए, तो इन 1-2 को ही याद करना होता है। बाकी हिंदी की जो पेडागोजी होती है उसको आपको पहले नहीं करना है। पहले क्या करना है? पहले आपको करना है ग्रामर। ग्रामर हिंदी के लगभग हमारे पास टॉपिक है 15 टॉपिक। तो आप अगर हिंदी के डेली एक एक टॉपिक भी कवर करते हो, एक टॉपिक भी हिंदी का कवर करते हो, तो भी आपका एस्टेट 100% क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। लेकिन आपको करना कंपलसरी है। जैसे आपने आज संज्ञा उठा लिया ना, संज्ञा, तो ये आज आप संज्ञा को कंप्लीट ही करके रहिए। ऐसा मत कीजिए कि आज जातिवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं, कल भाववाचक संज्ञा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ग्रामर के हिंदी के सिर्फ इतने ही टॉपिक है। इंग्लिश के भी हमारे पास 15 ही टॉपिक मान करके चलिए, कम बेशक हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। तो आप इसको भी एक एक टॉपिक कीजिए, बहुत टाइम है हमारे पास। एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपको सीडीपी के 2 टॉपिक करने हैं, हिंदी के एक टॉपिक, इंग्लिश का एक टॉपिक। इसी प्रकार से आप रीजनिंग जो है, रीजनिंग यूट्यूब पर रीजनिंग जो है, रीजनिंग का भी एक टॉपिक आप कीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक आप कीजिएगा। मैंने एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर की एनालिसिस करके मैंने सिलेबस डाल रखा, वो देखिएगा। तो उसमें मैंने अच्छे से बताया कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से कीजिए। रीजनिंग में भी लगभग हमारे, आप रीजनिंग का ऐसा कीजिएगा, रीजनिंग में लगभग हमारे 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक हैं। तो आप रीजनिंग का भी एक एक ही टॉपिक कीजिएगा। मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहती हूँ, तो रीजनिंग का भी आपको एक एक ही टॉपिक करना है। और इसी प्रकार से मैथ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मैथ का एक एक टॉपिक डेली कीजिए। और अगर मेरी तरह आपको मैथ नहीं आता तो मैथ को रख दीजिए बच्चों साइड में, बिल्कुल साइड में रख दीजिए, भूल जाइए मैथ है हमारे सिलेबस में।
क्योंकि मैं जनरल पेपर में उन बच्चों को भी लेकर के चल रही हूँ जो हिंदी बैकग्राउंड से या संस्कृत बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उनका जो है मैथ बहुत वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, जैसे मेरा वीक है। तो सभी का तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन होता है। कोई संस्कृत के विद्यार्थी जो होते हैं, मैंने जितने भी देखे हैं, लगभग 80% विद्यार्थी ऐसे ही होते हैं जिनका मैथ वीक होता है। कुछ 20-1% विद्यार्थी होंगे जिनको मैथ में इंटरेस्ट होता है। तो वो क्या करेंगे, वो जो जिनको मैथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, वो मैथ को साइड में ही रख दीजिए, क्योंकि मैथ आने वाला हमारा 10 नंबर का। इससे अच्छा है कि आप मैथ में दिमाग का इस्तेमाल करो, मैथ के अंदर टाइम बर्बाद करो। इससे अच्छा है कि आपको रीजनिंग अच्छे से समझ आ रही है तो आप रीजनिंग के टॉपिक को टाइम दीजिए, ताकि आपके 10 में से 10 नंबर कहीं ना जाए। और फिर आप हरियाणा जीके कर सकते हैं। हरियाणा जीके की आपको क्या करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ मैं हरियाणा जीके के लिए, ताकि आप हरियाणा जीके को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ सको हरियाणा जीके के अंदर। हरियाणा जीके में पढ़ना आपको, हरियाणा जीके में जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर हो गया हमारा, आर्ट एंड कल्चर, तो इसके अंदर सभी चीजें आ जाती है। फिर हरियाणा की नदियां पढ़नी है, नदियां आपको करनी है, मंदिर मंदिर वगैरह ये सब करने हैं, तो ये आर्ट एंड कल्चर में आ जाएंगे हमारे। मंदिर वगैरह इतने डीपली नहीं पूछे जाते हैं स्टेट में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या पता कुछ पूछ लिया जाए। लेकिन आपको क्या करनी है, हरियाणा की करंट पढ़नी है। करंट मीन्स करंट जीके आप सभी समझते ही होंगे, जो तात्कालिक जीके होती है। जो हरियाणा में हम जैसे अभी क्या चल रहा है, जैसे अभी हमारे न्यू सीएम बने हैं हरियाणा के, तो ये न्यू सीएम जो है ये कौन है, नायब सिंह सैनी है। इसी प्रकार से और भी विधानसभा सांसद चुने गए हैं, ये भी हमें पढ़ने हैं अच्छे से। कौन कहाँ से बना है, जैसे आदमपुर से कौन बना है। विधानसभा क्षेत्र हमारे टोटल हरियाणा में 7 है, हरियाणा में हमारे विधानसभा क्षेत्र 7 है। तो ये सातों क्षेत्र में कौन विधानसभा पार्षद चुने गए हैं, ये सभी आपको ध्यान रखना है। और फिर हमारी करंट में सभी चीजें आ जाती है। और फिर आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कीम्स। क्या है, स्कीम्स, योजनाएं। 10 में से 2 से 3 प्रश्न आपको इसी से चीज से रिलेटेड मिलेंगे। तो ये आपको अच्छे से करनी है, क्या है, योजनाएं। कम से कम आपको 3 प्रश्न इसी चीज से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और आपको खेल जगत भी देखना है, खेल भी आपको करंट ही देख लेना है। खेल जगत जो है वो आपको करंट ही देखना है, पास्ट का इतना नहीं पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया गया कि वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें कौन सी टीम को हराया गया, कौन सी टीम जीती है, जो T20 वर्ल्ड कप होते हैं। और मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने जीके इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी है, पढ़ रही हूँ मैं अभी जीके, और पर इतनी नहीं पढ़ी है, अभी थोड़ा बेसिक ही चल रहा है। लेकिन मैं जीके कहाँ से कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। एक चैनल है, चैनल आप सीधा लिख लीजिएगा जीके बाय HSSC जीके बाय संदीप सिवाच सर। तो उनसे आप पढ़ लीजिएगा, वो अच्छे करवाते हैं जीके, स्टेट के लिए भी करवाते हैं और सीईटी के लिए भी करवाते हैं। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सीईटी को लेकर के चलते हैं, लेकिन आपको इतना डीपली पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका वैसे भी टाइम बहुत कम है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ योजनाएं पढ़नी है, करंट पढ़ने हैं, क्या चल रहा है। और करंट योजनाएं भी, मतलब स्कीम आपको पहले वाली भी पढ़नी है कि भारत में, सॉरी हरियाणा में पहले कौन कौन सी योजनाएं हैं। जैसे नरेगा है, PMJJY है, ये सभी योजनाएं। हरियाणा में कोई और योजनाएं जैसे अभी चली है लाडो लक्ष्मी योजना है शायद हरियाणा में, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाते हैं। तो ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये योजनाएं आपसे कम से कम 3 प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आप जीके को इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। सीडीपी के आप डेली 2 टॉपिक करोगे, हिंदी के एक टॉपिक, इंग्लिश का एक टॉपिक, रीजनिंग का एक टॉपिक, जीके का आप डेली एक क्लास देख लीजिएगा। बहुत से यूट्यूबर हैं जो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट डालते हैं, आप सर्च कीजिए स्टेट जीके, स्टेट हिंदी, स्टेट संस्कृत, कुछ भी, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा।
आई होप आपको, आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी इससे इफेक्ट पड़ता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मेरा जो है एक टीचर के होने के नाते मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दूं कि क्यों हम इस चीज की तैयारी करें। और ये भी है विद्यार्थियों कि बहुत बार ये होता है कि आप लोग ये सोचते हो कि हम D++ में, KVS में या इधर उधर चले जाएंगे तो हमारे लिए जो है जॉब बहुत बेस्ट होती है, EMRS की जॉब बहुत बेस्ट होती है। ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन जब घर से हम दूर निकलते हैं ना, तो जो रहता है उन्हीं को पता है घर से दूर जाना क्या होता है। जो घर के अंदर रहते हैं, जो अपने मम्मी पापा की डांट खाते रहते हैं, उनको कभी भी ये फील नहीं होता कि घर से दूर जाने के बाद हमें क्या फील होता है। मैं खुद 4 साल बाहर रही हूँ घर से, तो मुझे ये पता है कि जो है हम घर से दूर रहते हैं तो कैसे रहते हैं, क्या हमारी सिचुएशन होती है, क्या क्या चीजें हमें नीड होती है वहाँ। हमें कभी कभार तो ये भी हो जाता था कि हम बिना खाना खाए ही सो जाते थे, लेकिन घर सब कुछ होता है। घर अगर हम कुछ ना करते हुए भी हमारे मम्मी पापा हमें कभी भूखा नहीं रहने देते। तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है कि आपके लिए, अगर आप हरियाणा से हो, तो आपके लिए एस्टेट से बढ़कर, मीन्स कि हरियाणा की जॉब से बढ़कर कुछ भी बेस्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने घर डेली आ जा सकोगे और अपने पास आसपास के स्कूल में ही आप जॉब लगोगे, तो वो बहुत बेस्ट होगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कृपया करके कमेंट करके अवश्य बताइएगा कैसी लगी। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।